हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका गुरु नीति के एक नए एपिसोड में, जिसमें अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अपन ने 2 पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट में गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, और सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। 2 टाइप के सेल है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपन डिस्कस करेंगे। आप मैं बी आर चौधरी और मेरे साथ है संजय अग्रवाल। तो देखते हैं। A dilute aqueous solution of sodium sulfate is electrolyzed using platinum electrodes, inert electrode. The products at the anode and cathode are. Anode and cathode के प्रोडक्ट क्या होंगे ये बता रहे हैं। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है तो डिसोसिएशन करके और डाइल्यूट भी है। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और डाइल्यूट भी है। तो ये पहले तो ये सोडियम सल्फेट ये हो गया Na2SO4 तो ये आयोनाइज होगा 2Na प्लस प्लस SO4 -2 प्लस में सल्फेट। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर एक्वा सॉल्यूशन है, इसका मतलब वाटर भी है वहां, तो वो आयोनाइज होगा किस तरह से 2H2 चेंज इनटू 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। 4 आयन है यहाँ पर, 2 कैटायन है और 2 एनायन है। तो जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वो आयन तो डिपोजिट हो जाएगा, दूसरा आयन सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो अपन ये कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज लेस देन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na+। मतलब ये रिलीज होगा और डिपॉजिट हो जाएगा। बिल्कुल। द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज लेस देन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na+। आपके पास में जैसे 2 कैटायन हो ना, A+ और B+। अगर आपको कहे कि A+ के लिए 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, B+ के लिए 7 वोल्ट की, तो A+ तो कैथोड पर डिपोजिट हो जाएगा, B+ सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे ही अगर बात करें सल्फेट और OH- की, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH- इज लेस देन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सल्फेट। तो कैथोड पर ये जाएगा और एनोड पर ये जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस और वहां पर प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन गैस। अपन ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से कि अगर आपको कहे कि एनोड पर जो रिएक्शन है उनमें से कौन सी रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है, तो एक तो है सल्फेट और ये कन्वर्ट होगा इस तरह से S2O8 -2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। एक ये रिएक्शन है एनोड के लिए, और सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है वो है वाटर की। वाटर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है इस तरह से 2H प्लस में हाफ O2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ये सल्फेट के लिए अगर यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहे तो -2 वोल्ट के अराउंड आता है, -2.01 या -2 वोल्ट, और ये आता है -1.23 वोल्ट। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज मोर देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर सल्फेट। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने का मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? जो ऑक्सीजन गैस एट एनोड। ऐसे ही अगर कैथोड के लिए बात करें तो कैथोड पर भी 2 पॉसिबिलिटीज है। कैसे? एक तो कैथोड पे अपने पास Na+ के लिए आएगा, Na+ है, इसका रिडक्शन हो सकता है 2Na+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सोडियम मेटल है। इसके लिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये -2.71 वोल्ट आता है। ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन के लिए बात करें यानी वाटर के लिए बात करें कि वाटर का अगर रिडक्शन हो रहा हो, तो वाटर का रिडक्शन हो रहा हो तो रिएक्शन ये होगी वाटर के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा प्लस में ये 2OH-। इसके लिए जो है -0.83 वोल्ट है। इसका आ गया तो इसके अकॉर्डिंग अपन H2 के लिए बात कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये सेकेंड रिएक्शन होगी। अपन ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर भी कंपटीशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, यानी वो कैथोड का प्रोडक्ट होगा। तो कैथोड का प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस और उसका आ जाएगा O2 ऑक्सीजन गैस, O2 एंड हाइड्रोजन। तो रियली अगर देखा जाए तो यहाँ सोडियम सल्फेट का कुछ हुआ ही नहीं है, वाटर ही ऑक्सीडाइज हुआ है और वाटर ही रिड्यूस हुआ है, क्योंकि अपन ने इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पर भी देख सकते हैं, और अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर एनोड पहले का है, कैथोड बाद में का है, तो O2 एंड हाइड्रोजन। ये भी देखना पड़ेगा, कोई बार ऑर्डर चेंज करने का सीक्वेंस भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैथोड एंड एनोड देता तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो जाता। तो ये भी क्वेश्चन ये हो गया। चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल।
Next question. The quantity of charge required to obtain 1 mole aluminium from Al2O3. ठीक है, Al2O3 से सर अपन को 1 मोल एल्यूमिनियम लेना। बिल्कुल 1 मोल एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पर Al किस फॉर्म है? Al+3 की फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है। Al+3 से Al का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको 1 मोल एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए आप ग्राम इक्विवेलेंट्स बताओ। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स बताओ तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टर से। तो यहाँ n फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है 3। तो 1 मोल के लिए था, यदि ज्यादा के लिए पूछता तो उसके करस्पॉन्डिंग। हाँ बिल्कुल, अगर आपको 1 मोल की जगह 2 मोल का फॉर्मेशन पूछते तो 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाते, और अगर ऐसे ही अगर 10 मोल के लिए पूछे तो 30 आ जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का भी डिपॉजिट करना हो या 1 ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करना हो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। 1 फैराडे 96500 कूलम्ब्स के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ फैराडे में ही पूछा है। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करना है उतने ही फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से 3 फैराडे सर अपना। बिल्कुल, आपको अगर ये 2 मोल दिया होता तो 6 फैराडे रिक्वायरमेंट होगी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट। जैसे अगर आपको ये कहे कि ये KMnO4 है, इसके 1 मोल को रिड्यूस करना है एसिडिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट होता है Mn+2 में। अगर आपको कहे कि 1 मोल को रिड्यूस करना है और 1 मोल के रिडक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन या कितने फैराडे चार्ज इंक्लूड होगा, तो क्या बता देंगे? 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 1 मोल के लिए, तो 5 फैराडे हो जाएगा। हाँ, तो ये अपन कन्वर्ट ऐसे करते हैं, ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल इनटू n फैक्टर। बिल्कुल, n फैक्टर जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। हाँ, ये चले सर आगे। बिल्कुल 3 फैराडे इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप की और भी प्रॉब्लम हो तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ मरकरी इज यूज्ड एज अ कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, द आयन डिस्चार्ज एट कैथोड। तो देखो, ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है ना, ये इलेक्ट्रोड पर तो डिपेंड, आयन की नेचर पर तो डिपेंड करता ही है, इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है। अगर आप प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लेते हो ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लेते हो, उस केस में तो आपने ये बताया था कि द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H+ आयन इज लेस देन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na+ आयन। लेकिन अगर मरकरी का इलेक्ट्रोड लोगे ना, मरकरी के इलेक्ट्रोड के केस में ये ऑर्डर इनवर्स हो जाएगा। द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na+ इज लेस देन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H+ आयन। तो क्या होगा? कैथोड पर Na+ जाएगा एंड सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन। तो यही कहा है कि कैथोड पर कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, ये पूछा है। प्रोडक्ट अगर पूछे तो सोडियम अमलगम आ जाएगा, और अगर आयन कहे कि कौन सा आयन जाएगा तो ऑब्वियसली कौन सा आयन जाएगा? जाएगा। मतलब इधर सर इलेक्ट्रोड का इंपॉर्टेंस हो गया है कि इलेक्ट्रॉन चेंज करने के बाद उसके ऊपर डिस्चार्ज पोटेंशियल का भी इफेक्ट आएगा। बिल्कुल, डिस्चार्ज पोटेंशियल आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। जिस पर डिपोजिशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड की नेचर पर भी डिपेंड करेगा। अपन NaCl की अगर बात करें तो NaCl के ये 3 केसेस है। एक तो है मोल्टन NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो मोल्टन NaCl में तो अदर है ही नहीं ना, ये फ्यूज्ड NaCl, ये अदर कैटायन है ही नहीं, एनायन है ही नहीं। इसका मतलब क्या बता दोगे? एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम आ जाएगा। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। अगर आपको कहे कि NaCl एक्वस है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो ये एनोड का प्रोडक्ट वही क्लोरीन रहेगा, कैथोड का प्रोडक्ट यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। क्योंकि अभी अपन ने देखा हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाएगा Na+ से। हाँ, अगर NaCl एक्वस का ही इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, बट अगर मरकरी के इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो एनोड के प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर कैथोड का प्रोडक्ट सोडियम अमलगम हो जाएगा। सोडियम है और मरकरी ऑलरेडी एज ए कैथोड है तो सोडियम अमलगम। तो ये ध्यान रखोगे आप। बता दिए मोल्टन NaCl का भी, NaCl एक्वस का यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, NaCl एक्वस यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 m KCl सॉल्यूशन इन ए कंडक्शन सेल इज 300 ohm एंड कंडक्टिविटी इज 0.013 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी यानी K की वैल्यू दे रही है। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज, तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या होता है? K इज इक्वल टू 1/r इनटू L/A, जिसे अपन सेल कांस्टेंट, इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको सेल कांस्टेंट ही बताना, सेल कांस्टेंट L/A किसके इक्वल हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर दो K को R से। बिल्कुल, K इनटू R कर दो। तो अपन को दे रखा है कि 0.030 इनटू 300 अपन को 300,
तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास 3.9 आ जाएगा। 3.9 आ जाएगा। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है, इसकी यूनिट भी देखनी है आपको। तो यूनिट देखनी है तो के की यूनिट देखो किसमें, सीमेंस पर सेंटीमीटर की बात कर रहा है। के ये दे रखा है और आर आपको दे रखा है ओम में। तो ये जो होता है ना साइमन, ये ओम इनवर्स ही है। तो आपका के इंटू आर, के के लिए यूनिट अगर नोट करेंगे तो ये हो गया 0.013 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू आर 300 ओम। तो ये हो गया 300 और ओम दे रखा है, ठीक है। ये ओम इनवर्स है और ये ओम है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स रह गया। तो इसका मतलब अपना फर्स्ट आएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना, देखो इसमें मीटर इनवर्स भी दे रखा है ऑप्शन, ठीक है। तो क्या आएगा 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो पर सेंटीमीटर में ये पर मीटर में अगर कहे तो आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज के साइमन पर सेंटीमीटर। द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag plus and Br minus is X and Y Simon centimeter square mole inverse respectively. The solubility of silver bromide is gram per liter. सर आज मोल पर इन ग्राम पर लीटर। हाँ, तो पहले अपन मोल पर लीटर बता देंगे और उसके बाद में वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो होते हैं ना, AgBr है, AgCl है, बेरियम सल्फेट है, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है, यानी वेरी लेस सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनके लिए अगर बताना हो तो अपन इनके सॉल्यूशन को एज ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं, वेरी डाइल्यूट या इनफिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू ये फॉर्मूला k इंटू 1000 अपॉन में m जो मोलरिटी, तो यहां से m इज इक्वल टू ये आ जाएगा k इंटू 1000 अपॉन में म्यू। तो मैंने क्या कहा कि अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हो तो म्यू इक्वल हो जाएगा म्यू इन्फिनिटी के, ठीक है। और यहां पर क्या कर देंगे, ये जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, उसकी जो मोलरिटी होती है वही तो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मींस क्या, मोलरिटी होती है, टाइप ऑफ एक कंसंट्रेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी कुछ भी नहीं है, मोलरिटी है, बट कंडीशन है क्या, मोलरिटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्युबिलिटी। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो ये सॉल्युबिलिटी है मोल पर लीटर में, में आ रहा है सर। हाँ, तो के आपको दे रखा है, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, के ही दे रखा है, के ही दे रखा है इनटू 1000 हो गया। अब सर अपन अपॉन में म्यू का, तो ये म्यू को म्यू इन्फिनिटी के इक्वल है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, म्यू इन्फिनिटी कैटायन प्लस में है ना, तो आपको दे रखा है दोनों के लिए x प्लस y, ये हो गया। ये मोल पर लीटर में ये सॉल्युबिलिटी आई है मोल पर लीटर में, मोलेकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का एटॉमिक वेट भी दे रखा है और ये मोलेकुलर वेट ही दे रखा है डायरेक्टली, देखो 180 है, 188। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो k इंटू 1000 अपॉन में x प्लस y इंटू 180। ये अपन को ग्राम पर लीटर में पूछी थी, मोल पर लीटर में पूछता तो अपना आंसर ये हो जाता, ये हटा देते अपन। आपको KSP भी पूछ सकते हैं, तो KSP कहे तो सॉल्युबिलिटी की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एसी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी, ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी या फिर KSP, ठीक है। चले सर आगे। हाँ, ये एप्लीकेशन था कोलराउस लॉ का। नेक्स्ट में देखते हैं, डायरेक्टली रिलेशन बताना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ फेरिक सल्फेट इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी बाय द एक्सप्रेशन। तो क्या रिलेशन होता है सर, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो देखते हैं वो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर कर लेते हैं, बिल्कुल, और यहाँ पे n फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से Fe2SO4, ये किसी सॉल्ट के लिए अगर आप ये देखो तो ये भी देख सकते हो कि टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव है तो यहाँ से ऐसा टोटल पे एक +3 या -2, एक के लिए +3 है तो 2 के लिए 6 हो जाएगा। हाँ, तो डायरेक्टली ऐसे कर दो ना, टोटल पॉजिटिव कितना है, ये हो गया ना 2Fe + 3, बिल्कुल, यानी प्लस का 6 है, माइनस का भी 6 होगा, एक सॉल्ट के लिए इक्वल होता है, इक्वल टू 6 आ गया। आयन के लिए हो तो चार्ज देख लो, और किसी सॉल्ट के लिए हो तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। ये रिलेशन ऐसे बताया जाता है, ये होता है म्यू इज इक्वल टू अभी नोट किया था k इंटू 1000 अपॉन में m, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इज इक्वल टू ये होता है k इंटू 1000 अपॉन में n आता है। और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन अपन को पता है, तो अपन क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू, तो नॉर्मेलिटी को रिप्लेस करना है, तो क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा k इंटू 1000 अपॉन में, मोलरिटी को रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर, तो n फैक्टर तो ये हो गया n फैक्टर,
और ये अपन ने वैल्यू रख दी यहाँ पर k इंटू 1000 अपॉन में n, यानी कि ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस म्यू इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर। ये रिलेशन। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो आएगा वो मोलर कंडक्टेंस अपॉन n फैक्टर आएगा। तो इसने लैम्डा m की फॉर्म में नोट किया तो लैम्डा m इज इक्वल टू ये आ जाएगा लैम्डा e क्यूब इनटू 6 तो लैम्डा e क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा m बाय 6 आ गया। और 6 अपने पास यहाँ टोटल कैटायन या टोटल एनायन, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, किसी अगर सॉल्ट के लिए बताना तो टोटल पे पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। कंडक्टेंस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर कंडक्टेंस कहेंगे तो या तो आयन की होगी। आपको ये भी कह सकते हैं Al+3 के लिए क्या रिलेशन होगा, तो Al+3 के लिए क्या तो डायरेक्टली बता देंगे। और किसी सॉल्ट के लिए अगर कहे तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, ये n फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी of various electrolyte NaCl, HCl and NH4OH and root C, that is the concentration। तो ये देखो पहले तो आइडेंटिफाई करो इनमें से 3 जो इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं इनमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। NH4OH अपना ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है और वीक बेस है इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग में कौन रहे फिर NaCl और HCl, ये दो रहे। इनमें जो कैटायन है ना HCl में वो कैटायन है हाइड्रोजन आयन। ये जो हाइड्रोजन आयन है ना इसकी कंडक्टेंस इनवेरिएबली हाई होती है इन ऑल कैटायन एंड ऑल एनायन, 350 के अराउंड होती है। हाँ, तो यहाँ पे तो नॉर्मल कैटायन से काफी ज्यादा हाइड्रोजन आयन। तो जिसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी होगा कहीं पर भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस हमेशा काफी हाई आएगी। रीजन है द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। कैटायन में हाइड्रोजन आयन की मैक्सिमम है, एनायन में अगर कहे तो OH- की मैक्सिमम। तो अपन क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पहले तो ये देखेंगे कि ये डेबाई एकलॉन से अगर इक्वेशन अप्लाई होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि रिलेशन ये है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनफिनाइट माइनस बी रूट सी। ये डेबाई एकलॉन से अगर इक्वेशन है जो कि ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस mx और ये हो गया c। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है। तो ये जो ग्राफ है ना फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनमें से किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, देखो फर्स्ट की ज्यादा है। तो फर्स्ट क्या होगा आपका H+ के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए वेरिंगली हाई बता रखा है अपन ने। हाँ, तो ये HCl के लिए ग्राफ है, ये भी स्ट्रॉन्ग का है, ये भी स्ट्रॉन्ग का है, बट इनमें से ये जो है ना ये HCl का है, ये NaCl का है। और ये ऑब्वियसली वीक के लिए होगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप ये रूट सी की वैल्यू इस साइड में डिक्रीज हो रही है, यानी डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। डाइल्यूशन इंक्रीज होने के साथ में इनकी कंडक्टेंस इसलिए इंक्रीज होती है कि इंट्राआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। और यहाँ पर इंट्राआयनिक अट्रैक्शन तो डिक्रीज होगा, यहाँ नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे, आयोनाइजेशन भी इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन में इसीलिए ये इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए ये देखो आप बता सकते हो इनके लिए लैम्डा इनफिनाइट बता सकते हो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस ग्राफ से, लेकिन वीक के लिए नहीं बता सकते क्योंकि वीक का जो ग्राफ आ वीक का ग्राफ ये कभी एक्सट्रापोलेशन होगा ही नहीं, बिल्कुल। तो इसका अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो फर्स्ट आ जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड आएगा सोडियम क्लोराइड और थर्ड आएगा अमोनियम। तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, बिल्कुल। चलिए सर आगे। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, when 0.1 mole MnO4- 2 is oxidized to MnO4-, तो ये मैग्नेट आयन हो गया और ये परमैंगनेट आयन हो गया, ये इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। quantity of electricity required to completely oxidized MnO4- to MnO4-। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले भी बात की थी, डिस्कस किया था। ये है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो बताएं देखें, यहाँ पे अपन यदि बात Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और यहाँ पे +7, डिफरेंस देख लो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 1 का है डिफरेंस। अगर यहाँ पर Mn के मोर देन 1 एटम होते तो उसे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। ये आ गया n फैक्टर 1 आ गया। अब इसके मोल दे रखे तो मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, इक्विवेलेंट आ जाएंगे अपने पास। 0.1 मोल के लिए बात कर रहा है, 0.1 × 1 0.1 आ गया। और 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 0.1 फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी, तो 0.1 फेराडे हो गया, तो 0.1 × 96500। तो ये आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9650 कूलम आ जाएगा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ये जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गया, कूलम में आ गया। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज, ठीक है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है, इसका मतलब क्वांटिटी कह दो, अमाउंट कह दो, इसका मतलब कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, तो 9650 कूलम। तो टोटल में और भी अगर किसी भी टाइप का कहे, आपको कहे कि ये ऑक्सीलेट है, ये ऑक्सीलेट है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मैंने 0.1 मोल दे रखा है।
0.1 मोल दे रखा है। आपको कहा है कि कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सर यहाँ से अपन ने देखा है +3 से +4 जा रहा है, हाँ। 1 का चेंज, लेकिन 2 एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करना से पड़ेगा, तो multiply- एल फैक्टर कितना आ जाएगा इसके लिए 2 आ 2 आ जाएगा। जाएगा। और फिर 0.1 मोल के लिए देख रहे हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.1 into 2 0.2 फैराडे। और इलेक्ट्रिसिटी पूछेंगे तो 0.2 फैराडे मतलब 0.2 into 96500 कूलम कर। बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी इसी टाइप का अगर प्रॉब्लम कहे कि कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी या कितना चार्ज इंक्लूड होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को। तो नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वही जो अपने पास अभी आपने डायरेक्ट ये डायरेक्टली है, ये रिलेशन पूछा था डेबाय-एकल-हौसेकर इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई होता है। तो क्या क्या फॉर्मूला आ जाएगा, लैम्डा सी, ये अभी तो बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी माइनस बी रूट सी। तो ये हो गया डायरेक्ट, ये तो यहाँ direct कैपिटल direct बी वाला। से ये डेबाय-एकल-हौसेकर इक्वेशन है, बी जो दे रखा है डेबाय-एकल-हौसेकर Constant। इक्वेशन। हाँ बिल्कुल चलें सर आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डायग्राम बिलो शोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस सेल व्हिच कंटेन्स 1 liter ऑफ एन एक्वस 1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो सर अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात ये 1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दे रखा है, बट देखो कॉपर के इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं है। इस कंडीशन में आपको ये कहा है कि 0.4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सेल, द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन आफ्टर पासेज ऑफ चार्ज विल बी। तो देखो दोनों ही केस डिस्कस करेंगे अपन कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते तो क्या होता और कॉपर के इलेक्ट्रोड है तो क्या होता। तो पहले अपन देख लेते हैं, अगर ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते यहाँ पर तब क्या करते। तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होता तो ऑब्वियसली यहाँ से कॉपर +2 कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होता और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती। तो 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 0.4 फैराडे हो गया। 0.4 फैराडे से 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट होते कॉपर प्लस, जो अभी अपन पीछे भी देख 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब मोल कितने होते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितने मोल होते हैं, 0.2 मोल यहाँ से कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इनिशियली कितने मोल है, तो ये 1 m है, 1 लीटर है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर मोल ही होते हैं। तो 1 मोल था, 1 में से 0.2 मोल तो डिपॉजिट हो गया, तो रिमेनिंग मोल 0.8 रह गया। वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो ये मोलरिटी आ जाती, 0.8 m आ जाता। कब, जब यदि अपने पास प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते तो। लेकिन यहाँ कॉपर के इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोड का भी पार्टिसिपेशन होगा, इलेक्ट्रोड का भी पार्टिसिपेशन होगा। इसका मतलब एनोड की जो रिएक्शन होगी नहीं यहाँ पर, वो ये होगी, ये कॉपर है ना, ये कॉपर +2 आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा और यहां से कॉपर +2 आयन जो है कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है। तो 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन पास करो, चाहे 0.6 मोल, चाहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करो, जितने कॉपर +2 सॉल्यूशन में आ रहे हैं उतने ही कैथोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं। इसका मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की मोलरिटी या कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो 1 m है 1 m की 1 m ही रहेगी। ये आंसर हो गया। और यदि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते तो आपका आंसर 0.8 m आता। तो इलेक्ट्रोड मैं दोनों केस बता दिया आपको कि अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो सकता है, दोनों ऑप्शंस अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल। चलिए सर आगे। हाँ नेक्स्ट देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11। A beaker contain a small amount of gold dust. Which of the following aqueous solution, when added to beaker, would dissolve the gold dust? तो गोल्ड डस्ट को डिसॉल्व कौन करेगा, यानी इसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा। तो अपने को गोल्ड को ऑक्सीडाइज करना है, इसके लिए ये दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखो गोल्ड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 1.4 दे रखा है। बिल्कुल इससे ज्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, वो इसको डिसॉल्व कर, वो इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा हो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, वही इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इससे ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सॉल्यूशन है इन एसिडिक मीडियम H+ दे रखा है, बिल्कुल वो इसको डिसॉल्व कर देगा। आप देख लो, ये इधर कंपैरिजन आपको सबके रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे हैं। देखो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सब में ही इलेक्ट्रॉन की गेन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे हैं सबके। और अपन क्या बताते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SR। तो आपको क्या करना है, अगर उसको ऑक्सीडाइज करना है गोल्ड को, तो गोल्ड से भी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, तो गोल्ड से ज्यादा ओनली किसकी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1.78। अगर आपको कहे कि इसको ऑक्सीडाइज करना जिंक को ऑक्सीडाइज कौन कर सकता है, तो जिंक से ज्यादा जिंक है, खूब कर सकते हैं,
बहुत सारे ऐसे ठीक है। अगर एल्यूमिनियम का करना है तो एल्यूमिनियम का तो जिंक भी कर देगा, ठीक है। तो अपने को क्या देखना है, एसआरपी का ऑर्डर देखना है। इससे ज्यादा एसआरपी ओनली किसकी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की है, तो इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही क्या कर पाएगा, डिसॉल्व कर पाएगा। आपको ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि अगर आपको कहे कि ये कॉपर का कंटेनर है, तो कंटेनर कब बर्स्ट हो जाएगा, ये कॉपर का कंटेनर है और यदि इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन स्टोर करें, कर सकते हैं क्या? तो सर इसमें वही देखेंगे जो अभी अपन ने बताया, रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा वाला है या कम वाला है। ज्यादा वाला है तो डिसॉल्व कर जाएगा उसको, और डिसॉल्व करेगा तो जो अपना कंटेनर है वो धीरे धीरे रिएक्शन करने लग जाएगा। तो यहाँ ये देखो कॉपर का कंटेनर है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag+, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कंटेनर ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कॉपर प्लस आयन में कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये जो है Ag का फॉर्मेशन होगा। आपको ये भी कहा जाता है कि कौन से सॉल्यूशन में आपके पास में, जैसे ये है एक स्पून है कॉपर का स्पून है और दो सॉल्यूशन है, एक तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और एक है AgNO3 का सॉल्यूशन। कॉपर के स्पून को किस में रख सकते हैं, कॉपर का स्पून है आपके पास में, कॉपर का स्पून है और एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक AgNO3 का सॉल्यूशन। आपको ये कहा है कि कॉपर का स्पून से किस सॉल्यूशन को स्टाइल कर सकते हो, हिला सकते हो, तो ये देखना यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसका मतलब इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, कॉपर मेटेलिक फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ जैसे कॉपर को रखोगे इसमें तो वो सर यहाँ पे डिसॉल्व, कॉपर प्लस तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में कंप्लीटली स्पून डिसॉल्व हो जाएगा, डंडी रहेगी बिल्कुल, ठीक है। चलिए सर आगे। हाँ नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 12। हाउ लॉन्ग मस्ट 50 एम्पियर करंट बी पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफ रिफाइनिंग कॉपर टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ कॉपर। तो सर अपन इसको यदि डायरेक्टली अपने पास जो फॉर्मूला है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वो है W/E is equal to IT अपॉन में 96,500, ये ले लिया सर अपन। हाँ अब यहाँ पे अपन ये बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट है ये। हाँ तो ये मोल दे रखे, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स ही होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं तो मोल को ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया, मोल इनटू एन फैक्टर के लिए बात भी। तो ये कॉपर है, कॉपर प्लस टू आयन की फॉर्म में ये लिख सकते हैं सर अपन, बिल्कुल। यहाँ से अपन को क्या पूछ रहा है, यहाँ से अपन को टाइम पूछ रहा है, तो सर टाइम पूछ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ टाइम इज इक्वल टू मोल 3 दे रखे, एन फैक्टर 2 हो जाएगा इनटू 96500 अपॉन में करंट आपको दे रखा है 50 एम्पियर। यहाँ से तो टाइम आएगा ना, सेकंड में आएगा, सेकंड्स में होगा, हमसे आवर्स में पूछ रहा है, 3600 से डिवाइड कर दो, तो 3600 से अपन ने डिवाइड कर दिया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे यदि अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये आएगा, यहाँ से ये 6 हो जाएगा और फिर 965 अपॉन 300 हो रहा है सर, तो ये 3.22 आवर्स के समथिंग आएगा, एग्जैक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 965 है, अपॉन में 300 हो गया, तो डिवाइड कर दिया 965 को 300 से, तो 3.22। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि यूनिट क्या दे रखी है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, मिनट्स में दे रखा है, आवर्स में दे रखा है, या फार्मूला अपन सेकंड के लिए सेकंड्स में। हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि कूलम होते हैं यहाँ, ये चार्ज होता है कूलम में, तो आई को एम्पियर में रखना है, ये भी माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में हो तो उसको भी कन्वर्ट करना है, आई इन एम्पियर और टाइम इन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है अ स्टील पाइप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय अटैचिंग द पाइप टू अ पीस ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज। ये जो कोरोजन है उसके प्रोटेक्शन के मेथड है, फर्स्ट जो मेथड है आप कोटिंग कर सकते हो ताकि एनवायरनमेंट कांटेक्ट में नहीं आए आयरन के, और वो ताकि इसका कोरोजन नहीं हो, रस्टिंग नहीं हो। और सेकेंड पॉसिबिलिटी का अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, अगर इनको रस्टिंग से इनका प्रोटेक्शन करना हो या कोरोजन से इनका प्रोटेक्शन करना हो तो इनको कनेक्ट कर दिया, ये स्टील का पाइप है या आयरन का पाइप है, इसको मैग्नीशियम के ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। ऐसा इसलिए करते हैं कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। आपने इसको कैथोड बना दिया है, और कैथोड कभी खराब नहीं होता, कैथोड का कभी कोरोजन नहीं होता, क्योंकि वहां पे डिपोजिशन की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक जो कोरोजन होता है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होता है, जो जिसमें मेटल ऑक्सीडाइज होती है। तो यहाँ पर आप ऑक्सीडाइज किसको करें, Mg को करें, Mg को जो एक नया सेल बना दिया जिसमें ये तो एनोड है
और ये कैथोड है। कैथोड, और कैथोड कभी खराब नहीं होता। इसका मतलब तभी इसको कहा जाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन बोला जाता है, क्योंकि या कैथोड बना दिया। या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोला जाता है। सैक्रिफिशियल क्यों? इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो सैक्रिफाइस ये नहीं देगा, ये तो डिपोजिशन होगा, इसकी जगह ये सैक्रिफाई हो रहा है, Mg खराब हो रहा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है या फिर इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन कह सकते हैं। तो इसका मतलब सर हम बोल देते हैं हैं ऑप्शन में से देख लो कि क्या करेक्ट है। मैग्नीशियम फॉर्मेट टाइट ऑक्साइड कोटिंग, मैग्नीशियम इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन आयरन। अभी अपन ने यही देखा क्योंकि ये एनोड बन रहा है और ये कैथोड बन रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको बचा लेगा। ऑक्सीडेशन होने से मतलब जैसे कोरोजन और रस्टिंग वाला प्रोसेस नहीं, तो सर ये करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए सर आगे। ऐसे ही अगर जिंक की कोटिंग कर देते इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ये भी सेम टाइप का है, ये कैथोडिक प्रोटेक्शन या यूं कहे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। वहां भी जिंक एनोड की तरह बिहेव करता है। हां बिल्कुल, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। नेक्स्ट बोल रहा है अपन को 20 ml of KOH solution was titrated with 0.20 m H2SO4 solution in a conductivity cell. The data obtained were plotted to give the graph shown below. ये जो आपको दे रखा है, ये टाइट्रेशन के लिए जो डेटा दे रखा है, ये कंडक्टिविटी टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये जो है ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन आयन जो है रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पर आपने वॉल्यूम ऑफ एसिड ले रखा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में आपने लिया KOH का सॉल्यूशन ले रखा है और यहाँ पर H+ आयन ऐड करे हो, तो ये कंडक्टेंस देखो डिक्रीज हो रही है। कहां तक डिक्रीज होगी? जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाएगा तब तक डिक्रीज होती रहेगी। इसका मतलब कितना वॉल्यूम यूज हुआ है एसिड का, ये यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, 15 ml यूज हुए हैं, इसके लिए नॉर्मेलिटी आ गई NaVA इज इक्वल टू NBV भी कर दो। तो सर अपन ने बोलते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2 बोलते हैं सर अपन। बिल्कुल, यहाँ पे सर अपन को KOH का 20 ml दिया हुआ है, तो ये N1 जो है नॉर्मेलिटी एसिड की ले लेता हूँ 0.4 हो गया है। इसके कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है? 15 ml। नॉर्मेलिटी बेस की बतानी है और वॉल्यूम आपको दे रखा है 20 ml दे रखा है अपन को, तो ये आ गया नॉर्मेलिटी आ गई। यहाँ से नॉर्मेलिटी बात की अपन ने, यहाँ से आ जाएगी 6/20 0.3 आ गई। नॉर्मेलिटी मोलरिटी होगी क्योंकि KOH के लिए N फैक्टर 1 होता है, तो ये 0.3 मोल पर लीटर ये आ गया। आपको ये जो ग्राफ है ये पता होना चाहिए, इस ग्राफ में ये जो मिनिमम कंडक्टेंस है ये किसको बताता है। तो आपके पास में ये ले रखा है इस तरह से, देखो ये KOH का सॉल्यूशन ले रखा है, KOH का सॉल्यूशन यानी K+ एंड OH-, ध्यान दो, और इसमें एसिड को ऐड करें H+ आयन, कोई भी एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कोई भी एसिड ऐड करें, इसका मतलब H+ आयन एंड सल्फेट आयन ये ऐड करें। अब ध्यान दो कंडक्टेंस डिक्रीज क्यों होती है, तो यहां पर ये मोर कंडक्टिंग OH- है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन ऐड करोगे, हाइड्रोजन एंड OH- आयन ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, और मॉलिक्यूल कंडक्शन करता नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, आयन करते हैं। इसका मतलब OH- सॉल्यूशन से रिप्लेस किया है और उसकी जगह सॉल्यूशन को सल्फेट आयन मिला है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि OH- रिप्लेस्ड बाय सल्फेट आयन। और OH- की कंडक्टेंस मैंने अभी बताई थी कि एनाइन में मैक्सिमम और कैटायन में H+ की। हाँ, तो ये OH- सल्फेट से रिप्लेस होता रहेगा। कब तक रिप्लेस होता रहेगा? जब तक यहाँ KOH है, जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाए, जब तक तब तक ये, जब तक 20 है इसमें, तब तक ये OH- किससे रिप्लेस होता रहेगा? सल्फेट से, और कंडक्टेंस क्या होती रहेगी? डिक्रीज। अब जब ये हो गया कंप्लीट, उसके बाद में डायरेक्टली इंक्रीज होगी क्योंकि हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन उसमें इनकी ज्यादा, ये 350 है, इसकी भी 150 के अराउंड, तो डायरेक्टली इंक्रीज होगी। देखो ये शार्पली इंक्रीज हो रही है इसके बाद, तो ये एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट तक कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, ये वॉल्यूम आपको मिला है इस ग्राफ, और अपन को फिर डायरेक्ट दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वल करके देखें। बिल्कुल, चलिए सर आगे। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मिनट्स, फिर से मिनट पूछ लिया, will it take to plate out 2.19 gram of chromium metal from a solution of Cr+3 using a current of 35.2 ampere? सर वही फैराडे फर्स्ट लॉ हो गया, सेम फॉर्मूला है। तो सर W/E is equal to IT/F बोल दूं सर मैं यहाँ से 96,500 हो जाएगा। तो सर यहाँ से अपन को W ग्राम वेट दिया है अपन को, और क्रोमियम के लिए इक्विवेलेंट वेट की बात, हाँ, तो ये 2.19 ये आ गया। अपॉन में क्रोमियम के लिए एटॉमिक वेट होता है 52, बट आपको क्या रखना है यहाँ पर? इक्विवेलेंट वेट लगना, तो एटॉमिक वेट बाई N फैक्टर, तो ये 3 आ गया, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू I 35.2, ये 35.2 इनटू T टाइम आ जाएगा अपॉन में 96,500। यहाँ से जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, सेकंड्स में आएगा। आपको किस में चाहिए? मिनट्स में बात कर रहा है अपन को। ठीक है,
तो मिनट में कन्वर्ट कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 5.77। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 m of each cupric nitrate AgNO3, mercurous nitrate and MgNO3 twice in magnesium nitrate. The value of their standard reduction potential are, SRP की वैल्यू दे रखी है, ये सिल्वर के लिए दिया है, ये मर्करी के लिए दिया है, मर्क्यूरियस आयन जब मर्करी में कन्वर्ट हो रहा है, क्यूप्रिक आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये Mg+2 Mg में कन्वर्ट हो रहा है तो ये दे रखा है। With increasing voltage, the sequence of deposition of metal on the cathode will be, कैथोड मतलब सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, लास्ट फोर्थ पे कौन आएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है ना, कैथोड पर रिडक्शन ही होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या एसआरपी मैक्सिमम है सबसे पहले वो डिपॉजिट होगा। तो देखो देखिए सबसे ज्यादा किसका है सर 0.80 दे रखा है, 0.79, 0.34 और -2.37। तो सबसे ज्यादा एजी का सबसे पहले एजी जाएगा, उसके बाद में जाएगा मर्करी, उसके बाद में जाएगा कॉपर। लेकिन ये नहीं जाएगा, ये क्यों नहीं जाएगा? इसकी जगह वाटर का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि इसका नेगेटिव में हाइड्रोजन, इस Mg+2 को Mg में रिड्यूस करना तो ये है, जबकि वाटर के लिए बताया था ये है -0.83 वोल्ट। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज होगी कैथोड पर, यानी कौन नहीं होगा, Mg नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, Ag। और इनकी सीक्वेंस क्या होगी? तो इनकी सीक्वेंस वही होगी जो इनके एसआरपी का ऑर्डर है। तो देख लो सबसे पहले Ag, देन Hg, Hg, देन Cu, ये हो गया, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। ध्यान ये भी रखना था कि Mg नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें वाटर का केस बीच में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बाकी के लिए हो जाएगा क्योंकि सबके पॉजिटिव है। ये वाटर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल आप -0.83 ये ध्यान रखेंगे कि इससे अगर कम किसी का है तो वो नहीं होगा, क्योंकि उससे कम होगा तो फिर खुद का वाटर का ही आ जाएगा। बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है गिवन द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन से 2 आयन की रिक्वायरमेंट है आपको? CH3COO- और H+ की। ये एसिटिक एसिड हो गया, इसकी आपको कंडक्टेंस चाहिए एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो ये हो जाएगा इक्वल किसके? CH3COO- साथ में लैम्डा इंफिनिटी इनटू आयन की चाहिए, एक तो एसिटेट आयन की एट इनफिनाइट डाइल्यूशन एंड हाइड्रोजन आयन की एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं, क्योंकि ये इससे एसिटेट आयन की मिलेगी, तो ये ले लिया लैम्डा इनफिनाइट, ये CH3COO की, ये हो गया प्लस में। अब इसके बाद में हाइड्रोजन आयन की चाहिए तो ये यहां से मिलेगी, तो ये लैम्डा इनफिनाइट ये हो गया HCl माइनस लैम्डा इंफिनिटी KOH क्या जाएगा सर? ठीक है, तो ये पीछे वही 2 आयन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 आयन की मिल गई, उनमें से 2 आयन की माइनस कर दी, तो पीछे KCl आना चाहिए। KCl आएगा, बिल्कुल ये KCl होगा यहाँ पर, अदरवाइज ये माइनस होगा नहीं, KCl है यहाँ पर, क्योंकि ये K और Cl हाँ, K+ और Cl माइनस, ये एक्स्ट्रा कैटायन और एनायन है, इनको आपको रिमूव करना है, हाइड्रोजन आयन और एसिटेट आयन रखने हैं, तो कर दो, ये यहाँ पर ऐड करो, तो ये 114.42 प्लस 426.2 और 26.2। अब देखो यहाँ पर HCl की कंडक्टेंस देखो इतनी हाई क्यों है? क्योंकि H+ है जो अभी अपन ने बात की थी कैटायन में सबसे ज्यादा, मोर कंडक्टिंग कैटायन है। इवन मैं कहूं कि सारे आयन में भी इसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम है, तो ये -270.5, तो ये माइनस कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 269.12। ये तो अपन को सिंपली यहाँ से ये देखना था, जो चाहिए उनको तो रखना है और जो नहीं चाहिए माइनस कर देंगे। जैसे आपको मान लो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बतानी हो, आपको ये दे रखा हो, अमोनियम क्लोराइड की दे रखी है X दे रखी है, ये दे रखी है KOH की Y दे रखी है, और आपको ये KCl की दे रखी है Z। आपको कहे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताओ और फिर मोलर भी बताओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए बात करें तो ये आ जाएगा अपने पास लैम्डा इंफिनिटी NH4+ प्लस लैम्डा इंफिनिटी OH-, मतलब इन 2 आयन की चाहिए मेरे को यहाँ से। बिल्कुल, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगी X + Y कर दो, तो 4 आयन की आ गई, कर लेंगे, और साथ में आप K और Cl हटाना है तो -Z कर लेंगे। ठीक है, तो किसी भी, और
ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी मोलर के लिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और भी n फैक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो अभी अपने रिलेशन देख लिया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर। चले सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है aqueous solution of a weak acid He has a molar conductance of 19 Simon centimeter inverse mole inverse and it's only 1% ionized in the given condition. The limiting value of molar conductance of the above acid under similar experimental condition is, कुछ भी नहीं है, अल्फा अगर बताना ना किसी वीक एसिड का तो ये ऐसे बताते हैं। कंडक्टेंस अपन अल्फा बताते थे, तो बताते कि नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल एट दैट टाइम अपॉन में मैक्सिमम आयन। जैसे आपको कहे कि ये एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है, आपको कहे कि ये 10 आयन है एट गिवन कंडीशन और मैक्सिमम आयन हो सकते हैं 500, आपको कहा कि इस टाइम अल्फा कितना होगा, तो कुछ भी नहीं है, 8% 10 आयन अपॉन में 500, तो ये हो गया 1/50 आ गया अल्फा। अब आपको कंडक्टेंस के द्वारा बताना है, तो कंडक्टेंस भी तो नंबर ऑफ आयंस पर ही डिपेंड करेगी ना। 10 आयन की कंडक्टेंस अगर 20 हो तो 500 आयन की कंडक्टेंस कितनी होगी, 1000। तो यहां से कंडक्टेंस एट गिवन कंडीशन अपॉन में मैक्सिमम कंडक्टेंस, तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन में लैम्डा इनफिनिट। तो ये आपको बताना है, ये लिमिटिंग इसको कंडक्टेंस भी कहते हैं, ये आपको बताना है। अल्फा आपको दे रखा है 0.01 1% का मतलब, ये आपको दिया हुआ 19, लैम्डा सी अपन को दिया रखा है 19 कंसंट्रेशन पर, और ये बताना है। तो लैम्डा इंफिनिटी यहां से जो आ जाएगा वो 19 अपॉन 0.01 आएगा, 1900 आ, तो 1900 आ जाएगा सिंपल, और वो यूनिट के अकॉर्डिंग अपन बिल्कुल। ये भी यूनिट का भी ध्यान रखना है, सेम यूनिट में ही रखना है, अगर अदर यूनिट में हो तो कन्वर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन पहले देखा था जिसमें दोनों यूनिट्स का दे रखा था, यूनिट अगर सेम नहीं हो तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या बतानी है, सीमांत मोलर चालकता यानी कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस बतानी है। मैक्सिमम डाइल्यूट मान लेते हैं अपन, हां इंफिनिटी पे मान, वो मैक्सिमम ही होगी एट इनफिनिट डाइल्यूट। चलिए सर आगे। नेक्स्ट बोलता है फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन इंक्रीजेस द मोलर कंडक्टिविटी बिकॉज, अभी बताया था सर जहां पे अभी अपने H+ के ये जो ग्राफ था ना, एक साइड में कंडक्टेंस थी मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा और रूट सी का ग्राफ था, तो ये ग्राफ इस तरह से आया था क्योंकि वो रिप्लेस करता जा रहा था उसको। तो क्या होता है, ऑलरेडी जैसे आपको कहे कि NaCl का सॉल्यूशन है, तो NaCl का सॉल्यूशन पहले से ही क्या होता है 100% आयोनाइज्ड तो होता है, तो नंबर ऑफ आयन तो इंक्रीज होते नहीं। आप अगर वाटर ऐड करोगे तो Na+ एंड Cl- में डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, और डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन पर या इंट्रा आयनिक इंटरेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो सर रिपल्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा, इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जिसके कारण आयन फ्री होते जाएंगे, कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। यही होता है यहाँ पर, ये कंडक्टेंस जैसे जैसे डाइल्यूट करते हो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है लीनियरली, रीजन ये है कि इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होने लगता है, तो यही बताना था। और एक वीक के लिए बताए तो वहां पर नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई होता है कि अगर डाइल्यूट करोगे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को तो डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होते जाएंगे और इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग के लिए ही पूछा है, तो यहाँ पे तो केवल इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन के लिए बात की जाए। हाँ बिल्कुल, तो इट डिक्रीजेस, इट वीकन द इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन, ये यहाँ पे आ जाएगा। चले सर आगे। नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 200 ml of solution was left with 0.2 N NaOH. During the same time 10.8 gram of Ag was deposited in a silver voltmeter in series with the electrolytic cell. Calculate percentage of theoretical yield of NaOH obtained. तो ये देखो, आप NaCl का अगर करते हो ना, एक्वस NaCl के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना अपन, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी NaCl का, बात कर रहे हैं, ये एनोड हो गया और ये हो गया कैथोड, और यहाँ पर आपने ले रखा है NaCl का सॉल्यूशन यानी Na+Cl- और H+ आयन एंड OH- आयन, ये है इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अपन ने ये कहा था कि यहाँ से Cl- और OH- में ये Cl- रहेगा क्लोरीन की फॉर्म में, OH- सॉल्यूशन में रहेगा, इनमें से H+, ठीक है, ये H+ आयन यहाँ पर जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बता दोगे हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर क्लोरीन गैस, ये प्रोडक्ट हो गए।
सॉल्यूशन में आप देख सकते हो NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है, Na प्लस एंड OH माइनस। तो इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे ना NaOH के, वो इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट के या क्लोरीन के ग्राम इक्विवेलेंट के, या फिर इसके साथ में सीरीज में कोई कनेक्ट कर रखा हो ना, उनके इक्वल होंगे। उनमें जो इलेक्ट्रोड पर जो भी सबस्टेंस डिपॉजिट हो रहा है उनके ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे। तो आपको कहा है कि सिल्वर वोल्टामीटर सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, वहां सिल्वर जो डिपॉजिट हो रहा है उसका 10.8 ग्राम दे रखा है सिल्वर का, ठीक है। तो ये जो सिल्वर के ग्राम इक्विवेलेंट है वो ग्राम इक्विवेलेंट और NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अपन ये कहेंगे कि वास्तव में सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना सॉल्यूशन में रहना चाहिए था वो यहां से मिलेगा। तो 10.8 अपॉन में 108 n फैक्टर W/E इज इक्वल टू, तो ये यहां पर वेट ऑफ NaOH जो कि सॉल्यूशन में आना चाहिए था अपॉन में 40 आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। और यहां से अपन देख लेंगे तो ये 4 ग्राम आ गए। हाँ। ये 4 ग्राम का, ये सॉल्यूशन में 4 ग्राम NaOH रहना चाहिए था, ठीक है। अब कितना रहा है, तो ये यहां से आ रहा है, तो ये देखो नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर दिया, वही रहेगा, ठीक है। तो ये मोल बता देंगे, तो मोल इक्वल होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मोलरिटी कितनी 0.2 और ये हो गया 0.2, 0.4 आ गया सर, 0.04, हाँ 0.04 ये आ गया मोल। और यहाँ आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.04 इंटू 40, तो ये आपका आ जाएगा 1.6 ग्राम। 1.6 ग्राम 1.6 ग्राम NaOH उस सॉल्यूशन में है और 4 ग्राम होना चाहिए था। आपको ये कहा है कि यील्ड क्या है, यही पूछा है थ्योरेटिकल यील्ड क्या है NaOH की, तो 1.6 आउट ऑफ 4 इंटू 100 कर दो, तो ये 40% आ जाएगा। 40%, और सर वैसे भी देख सकते हैं कि 1.6 है तो सर इसका 40% ये हाँ बिल्कुल, 1.6 अपॉन में 4 इंटू 100 कर दो कि 4 ग्राम होना चाहिए था। ये कहां से पता लगा, इसके सीरीज में कनेक्ट कर रखा है अदर जो वोल्टामीटर उसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है 10.8 इक्वल कर लिया, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट जो सीरीज में कनेक्ट कर रखा हो ना, ये फैराडे का सेकंड लॉ है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्ट कर रखा हो सभी इलेक्ट्रोड पर सेम ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, यानी W/E इक्वल होगा W/E। तो इलेक्ट्रोड के लिए भी और NaOH के लिए भी वेट बताना, ये सब फैराडे सेकंड लॉ पढ़ते हैं, W1/E1 = W2/E2। तो अपन ने ये बता दिया कि NaOH कितना डिपॉजिट होना चाहिए था, 4 ग्राम, हुआ कितना 1.6 ग्राम। यील्ड क्या है, तो 40% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें SRP दे रखे हैं, इनके ये जो सिस्टम या ये जो इलेक्ट्रोड इनके सबके SRP दे रखे हैं। आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है SRP के। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब अदर को ऑक्सीडाइज करने की पावर, तो खुद का क्या होगा, खुद का रिडक्शन। बिल्कुल, खुद का रिडक्शन उतना ही इजीली होगा जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, SRP ज्यादा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा SRP के। SRP और SOP साइन के कारण एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, ये कह सकते हो आप। SRP दे रखे, अपन को डायरेक्टली SRP दे रखे, हाँ, तो मैक्सिमम SRP दे रखा है इसका C+4 1.61। तो सर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसी की आएगी, C+4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम आएगी। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बताना, तो C+4 से स्टार्ट करते हैं, और फिर सेकंड नंबर पे आएगा MnO4-, थर्ड नंबर पे आएगा आपका डाइक्रोमेट आयन और फोर्थ नंबर पे आएगा Sn+4। यार तो सब सिंपल सा है, अपन को ये याद रखना था, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है SRP। बिल्कुल। और अगर रिड्यूसिंग पावर कहते तो सर इन्वर्स हो जाता है, उसके लिए बात करें। रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP आ जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल SRP, क्योंकि इसकी बात कर। बिल्कुल, ये साइन के कारण होता है। जैसे अगर आपको ये कहे ना कि MnO4- के लिए SRP ये है, SOP क्या होगा, तो ये होगा माइनस, क्योंकि वो उसमें नेगेटिव का डिफरेंस होता है, साइन का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। KSP of BaSO4 is 1 × 10⁻⁻10 if the ionic conductance of Ba+2 and SO4-2 ions are 64 and 80 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively, then its specific conductance के बताना है। के बताना। तो पहले ये देखो KSP दे रखा है, तो ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल के लिए बात की है, AB टाइप। AB टाइप का है। और AB टाइप के लिए KSP और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, KSP = सॉल्युबिलिटी की पावर 2 स्क्वायर। ये x1 है, y1 है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, सॉल्युबिलिटी की पावर x + y यानी कि 2। तो ये KSP = ये आ गया। तो सॉल्युबिलिटी = क्या आ जाएगा, √10⁻⁵ 10 की पावर -5 आ गया। सॉल्युबिलिटी तो मोलरिटी होती है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो मोलरिटी आ गई आपके पास में 10 की पावर -5। रिलेशन क्या होता है, μ = K × 1000 अपॉन में मोलरिटी। यदि अपन इक्विवेलेंट के लिए बात कर रहे हैं तो n फैक्टर ले लेंगे। ये हो गया, μ = K × 1000 अपॉन में मोलरिटी। एक
सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 की पावर -5 इज इक्वल टू ये हो गया K into 1000 अपॉन में म्यू। तो म्यू इन्फिनिटी के इक्वल रखेंगे क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हो। तो कैटायन और एनायन को ऐड कर दो, 144 आ जाएगा ये ऐड किया तो। अब देख लो K इज इक्वल टू ये आ गया 144 into 10 की पावर -8 आ गया, 10 की पावर -8। यूनिट भी उनके अकॉर्डिंग अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वैसे सेम ये सब में यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अपना इसका सेकंड हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट देखो, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वाज फाउंड टू बी 0.0162 साइमन मीटर इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड, यानी अल्फा बताना। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज 390.6 into 10 की पावर -4 साइमन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अल्फा इज इक्वल टू ये रिलेशन बताया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लो या मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड के लिए इक्वल है, तो ये लैम्डा m हो गया एट ए गिवन कंसंट्रेशन अपॉन में लैम्डा m कब इनफिनिट डाइल्यूशन के लिए बात करेंगे। ठीक है, अल्फा बताना है तो अपने पास में ये तो है, ये मोलर कंडक्टेंस बतानी है एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस बतानी है। तो मोलर कंडक्टेंस बताने के लिए म्यू इज इक्वल टू, अगर आपको अगर सीजीएस यूनिट में चाहिए तब तो K into 1000 अपॉन में m, और एक MKS में चाहिए तब तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा कि m into 1000 आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, ये जो मोलरिटी है ना ये मोल पर लीटर में होती है, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है एक बार अगर MKS में चाहिए तो, और अदरवाइज आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है तब ये 1000 यहाँ पर आ जाता है, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता तब यहाँ पर। तो ये K की वैल्यू रख दी, M की वैल्यू भी रख दी 0.0162 अपॉन में 0.01 into 1000 आ गया। तो ये 10 से डिवाइड कर दोगे इसको, और 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 16.2 into 10 की पावर -4 आएगा। बिल्कुल सर, ये 16.2 into 10 की पावर -4, इसकी जो यूनिट होगी ना वो होगी साइमन मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगी। इसकी यूनिट ये आएगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गई। अब क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये 16.2 into 10 की पावर -4 390.6 into 10 to power -6 into 10 की पावर -4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, into 100 है, तो ये 4% के अराउंड आ रहा है, 4.17% ये आ जाएगा। तो अपन को यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि लैम्डा m जो मीटर में निकालना, जिस यूनिट में इन्फिनिट डाइल्यूशन पर दे रखी है ना मोलर कंडक्टेंस, आपको उसी यूनिट में ही फाइंड आउट करनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होगा, कंफर्मली गलत होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यही यहाँ पर इसमें नहीं दे करके ये यहाँ सेंटीमीटर की पावर 2 होता ना तो 1000 ऊपर रहता, तो यहाँ ये K जो है ना ये 1000 ये यहाँ पर आता है। ठीक है, आप लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको ये इस यूनिट में मान लो आपने फाइंड आउट कर दी ये फॉर्मूला अप्लाई करके K into 1000 अपॉन में m से, तो वो तो पहले जो सेंटीमीटर की जो है ये आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, ये भी है, दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोलरिटी। इस फॉर्मूले से आपका ये साइमन सेंटीमीटर की पावर 2 मोल इनवर्स इसमें आ जाएगा, लास्ट में कन्वर्ट करना हो तो भी 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप पहले इसमें सीजीएस में फाइंड आउट करके एमकेएस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये पर मीटर में है, तो पर सेंटीमीटर में अगर बताना तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो पर सेंटीमीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, के की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में m है, वो जो म्यू आएगा वो इस यूनिट में आएगा, उसको 10 की पावर -4 से। ये दो बार प्रोसेस करना पड़े तो डायरेक्टली यदि मीटर के लिए अपन अपॉन 1000 ले लेंगे तो डायरेक्ट वन स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल, जो इजी हो, जितना जल्दी कर पाओ उतना ही बेटर है। ठीक है, तो फिर आज अपन ने सर इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड और अपना पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर देख लिया है। नेक्स्ट एपिसोड में अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम और जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।